नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज मैं आपको 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का 7वां अध्याय, जिसका नाम रोजगार समृद्धि है, पढ़ाऊंगा। इस अध्याय में मैं आपको रोजगार, बेरोजगारी क्या होती है, रोजगार कितना और किन क्षेत्रों में पाया जाता है, बेरोजगारी का देश में क्या हाल है, इन सब के बारे में बताऊंगा। श्रमिक श्रमिक कौन होता है? श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी जीविका के लिए किसी प्रकार के रोजगार में लगा होता है। वह किसी ऐसी उत्पादन संबंधी क्रिया में लगा होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता मिलती है। एक अर्थव्यवस्था में निश्चित वर्ष में निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है और इन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने का पूरा जिम्मा श्रमिक के ऊपर होता है। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी श्रमिक जो उत्पादन क्रिया में लगा हुआ है वह किसी न किसी प्रकार से देश के सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देता है। श्रमिक यदि किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह उत्पादित वस्तु का मूल्य ही एक देश के घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। आर्थिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं और यही श्रमिक श्रम बल बनाते हैं। श्रम बल वास्तव में कार्यशील व्यक्तियों की कुल संख्या होती है। एक अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में कितने व्यक्तियों को कार्य का अवसर प्राप्त होता है। श्रमिक को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्वनियोजित तथा भाड़े के मजदूर। भाड़े के मजदूर भी दो प्रकार के होते हैं, अनियमित मजदूर एवं नियमित मजदूर। स्वनियोजित वह व्यक्ति होता है जो अपने ही व्यापार तथा काम धंधे में कार्य करता है। मान लीजिए एक छोटा दुकानदार, एक पान वाला, नाई, मोची, यह सभी स्वनियोजित व्यक्ति कहलाते हैं और इन सभी को पुरस्कार के रूप में लाभ प्राप्त होता है। इन सभी व्यक्तियों के उत्पादन के सभी साधन स्वयं के होते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इन सब पर इनका अधिकार होता है। भारत में लगभग 50% श्रम बल स्वनियोजित है। इस क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाएं दोनों का ही योगदान होता है। भाड़े के मजदूर में वह व्यक्ति आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अर्थात कहीं पर नौकरी करते हैं, अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं और पुरस्कार के रूप में उन्हें वेतन एवं मजदूरी प्राप्त होता है। भाड़े के मजदूर में अनियमित मजदूर आता है। यह वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें उनके मालिक अथवा नियोजक स्थायी रूप से कार्य में नहीं लगाते और उन्हें किसी भी सरकारी सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ प्राप्त नहीं होता। जैसे एक छोटी दुकान में काम करने वाले एक दो लोग, एक दो मजदूर, इन लोगों को सरकार की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त होती। भारत में लगभग 33% लोग अनियमित मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है नियमित मजदूर। यह वह व्यक्ति होते हैं जो किसी कार्य में नियमित रूप से लगे हुए होते हैं तथा इन्हें
सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। हम यह भी कह सकते हैं कि अनियमित मजदूर एक प्रकार से दिहाड़ी मजदूर, नियमित मजदूर एक प्रकार से जो एक ऑफिस में जाता है, नौकरी करता है, जिसे महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है। अब हम पढ़ेंगे श्रम आपूर्ति एवं श्रम बल। श्रम आपूर्ति के अंतर्गत श्रम की वह मात्रा आती है जो अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, जबकि श्रम बल के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक हैं। मजदूरी दर से इनका कोई संबंध नहीं होता। श्रम बल के अंतर्गत वह व्यक्ति भी आता है जो काम कर रहा है, वह व्यक्ति भी आता है जो काम ढूंढ रहा है। श्रम आपूर्ति अर्थात कुल श्रमिक एक अर्थव्यवस्था में, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी आते हैं जो कार्य करने के इच्छुक हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं वह बेरोजगार है। श्रम की दर ज्ञात करने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल से विभाजित कर दिया जाता है। यह दर एक प्रकार से यह बताती है कि पिछले 5 वर्ष में श्रमिकों की संख्या में कितनी वृद्धि, कितनी कमी, कितना परिवर्तन हुआ है। भारत में श्रम बल लगभग 300 मिलियन अर्थात 46 करोड़ व्यक्ति है। श्रम बल में मुख्य रूप से 19 से 60 साल तक के लोग लिए जाते हैं। इसका लगभग अर्थात 46 करोड़ व्यक्तियों का लगभग 70% श्रम बल गांवों में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में है एवं लगभग 30% ही शहरी क्षेत्रों में है। भारत में श्रम बल में अधिकांश भाग पुरुषों का है। इसका लगभग 70% भाग पुरुष एवं 30% भाग महिलाएं हैं। अर्थात श्रम बल में कुल संख्या में पुरुषों का अधिक योगदान है और महिलाओं का योगदान कम है। गांव में श्रम बल के 1/3 भाग महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में श्रम बल का 5वां भाग महिलाएं हैं। श्रम बल का एक बड़ा भाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में गांव में श्रम बल का लगभग 2/3 भाग रोजगार प्राप्त करता है, परंतु इसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 1/3 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव में अधिकतर लोग कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि क्षेत्र में जहां 2 व्यक्तियों की जरूरत है वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं वह श्रम बल का एक भाग है। वह 3 व्यक्ति छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत गांव की अपेक्षा कम होता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अधिक कार्य करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य करने की दर बहुत कम है। महिलाओं को कम रोजगार प्राप्त होने का एक राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। जब तक अर्थव्यवस्था में महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे, तब तक
अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा। अगला भाग आता है सहभागिता। सहभागिता क्या होती है? इससे अभिप्राय उत्पादन क्रिया या उत्पादन की गतिविधि में लोगों की सहभागिता से है। अर्थात एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान कितना है, पुरुषों का योगदान कितना है, यह ज्ञात किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए देश की कुल जनसंख्या तथा कार्यबल के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। देश की कुल जनसंख्या एवं कार्यबल। शहरी क्षेत्रों में सहभागिता की दर लगभग 34% है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 42% है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोग कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कम है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक 20 साल का नौजवान जो गांव में रहता है, एक 20 साल का नौजवान जो शहर में रहता है। गांव में रहने वाले उस व्यक्ति को बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्य करते हुए देखा जा सकता है। वहीं शहरों में वह 20 साल का जो व्यक्ति है वह अभी आगे पढ़ाई करता है। 24 साल 25 साल तक वह केवल पढ़ाई करता है। उसके बाद वह श्रम बल में अपना योगदान देता है, सहभागिता देता है। गांव में यह सहभागिता की दर कहीं ना कहीं अधिक है। इसके कई कारण हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता दर इसलिए भी ऊंची है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताएं बहुत जल्दी पूरी नहीं हो पाती। वह कहीं ना कहीं जल्द से जल्द विभिन्न कार्यों में लग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास आय अर्जित करने के साधन भी बहुत कम हैं। गांव में बहुत से बच्चे स्कूल, कॉलेज या अन्य प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो वह जल्द ही इन संस्थानों को छोड़ देते हैं। कई बच्चे केवल 5वीं तक पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। परंतु शहरों में ऐसा बहुत कम होता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत अधिक उम्र तक स्कूल, बहुत अधिक उम्र नहीं तो 22-23 साल की उम्र तक स्कूल एवं कॉलेज या अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में जाते रहते हैं, जिससे वह अपनी कुशलता और योग्यता के अनुसार सही रोजगार ढूंढने में समर्थ होते हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता की दर बहुत ऊंची है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता औरतों को, महिलाओं को रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए विवश कर देती है। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं एक श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। जैसे मनरेगा की योजना, हम जानते हैं मनरेगा की योजना शहरों में तो नहीं है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, गांवों में है। और इस योजना में कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान, महिलाओं की सहभागिता की दर बहुत अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लोग, महिलाएं ऊंची आय अर्जित करने में सक्षम होते हैं। वह अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से
और अधिक पढ़ाई करते हैं और अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अब मैं आपको भारत में स्वनियोजित तथा भाड़े के मजदूर की तुलना करके बताता हूं। भारत में शहरी क्षेत्रों में लगभग 42% श्रमिक स्वनियोजित हैं और 58% श्रमिक भाड़े के मजदूर हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 56% श्रमिक स्वनियोजित हैं और यह दर केवल 44% भाड़े के मजदूरों की है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वनियोजन अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में अधिकतर सभी लोगों के पास अपनी भूमि होती है खेती करने के लिए। जब वह व्यक्ति अपने खेत में खेती करता है तो वह कहीं ना कहीं स्वनियोजित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शहरी क्षेत्र में लोग कुशल हैं तथा वह कारखानों में, दफ्तर में काम करते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी खेती के लिए काम करते हैं। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के इतने अवसर प्राप्त नहीं होते क्योंकि वहां इतने अधिक कारखाने, दफ्तर नहीं हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत के व्यावसायिक ढांचे के बारे में। व्यावसायिक ढांचा अर्थात एक देश में जितने भी श्रमिक हैं, श्रम बल है, वह किन किन क्षेत्रों में लगा हुआ है, उनका प्रतिशत क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। भारत में कुल कार्य बल का लगभग 48% भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाओं का क्षेत्र। इसी प्रकार लगभग 18% भाग द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं, कारखाने आते हैं, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, लघु उद्योग यह आते हैं। लगभग 23% श्रमिक एवं कार्यबल तृतीय क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रहा है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे बैंकिंग। अगला आता है नौकरी रहित समृद्धि, नौकरी रहित विकास। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें देश के सकल घरेलू उत्पादन की दर में तो वृद्धि हुई, परंतु रोजगार के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। अर्थात एक अर्थव्यवस्था की, भारत की घरेलू आय तो बढ़ी, लेकिन उत्पादन बढ़ा, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रोजगार के सृजन के बिना ही वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन हो गया। ऐसा तब भी हो सकता है यदि नई तकनीक का प्रयोग किया जाए, तकनीकी विकास हो। जहां पहले 4 श्रमिक कार्य करते थे, उसी कार्य को करने के लिए अब 1 श्रमिक की आवश्यकता है, परंतु उत्पादन की दर और कुल उत्पादन उतना ही है। पिछले कुछ समय में भारतीय लोग नौकरी रहित समृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। सन 1991 में जब देश में आर्थिक सुधार आरंभ हुए
तो हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से पहले से अधिक सक्रिय हो गई। भारत में काफी लंबे से नौकरी रहित समृद्धि की स्थिति चल रही है। अब हम पढ़ते हैं श्रम बल का अनियतीकरण और अनियतीकरण से अभिप्राय, जिसमें समय के साथ भाड़े पर लिए गए श्रमिकों के प्रतिशत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह प्रक्रिया सन 1992 से सन 2000 तक देखी गई। स्वनियोजित श्रमिकों का प्रतिशत लगातार घटता गया, जबकि भाड़े पर लिए गए नियमित श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ता गया। स्वनियोजित कार्यबल कहीं ना कहीं कम हुआ और भाड़े के मजदूर लगातार बढ़ते गए। अनौपचारिककरण के अंतर्गत रोजगार को दो भागों में बांटा जाता है। औपचारिक क्षेत्र, इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, और एक अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र मुख्य रूप से वह क्षेत्र होता है जिसमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को सरकार के द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं का फायदा मिलता है। सरकार के द्वारा बनाए गए कानून उन पर लागू होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत अधिक फायदा मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा नौकरी करना, एक कारखाना, एक उद्योग जहां 10 से अधिक 100 लोग, 100 श्रमिक, 50 श्रमिक कार्य करते हैं, वह औपचारिक क्षेत्र कहलाता है। दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र, इसमें दिहाड़ी मजदूर आते हैं, छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले लोग आते हैं। इन्हें सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसके अंतर्गत श्रमिकों की संख्या 10 से कम होती है। आशा करता हूं आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। नमस्कार।